हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज हम क्लास 12th इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, उसका पार्ट 3 करने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 2 एंड पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर हमने लिबरलाइजेशन के बारे में पढ़ा। फर्स्ट पार्ट में हमने ये पढ़ा कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को हमको क्यों अडॉप्ट करना चाहिए था। ये हमने पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिया है। आज इस पार्ट 3 में हम फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फिस्कल पॉलिसी रिफॉर्म्स जो कि लिबरलाइजेशन के अंडर आते हैं हम उसको पढ़ने वाले हैं। 4 रिफॉर्म्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। एक रिफॉर्म हमने पार्ट 2 वाली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स और कुछ रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि लिबरलाइजेशन के अंडर लाए गए। सबसे पहले है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। फाइनेंशियल सेक्टर यानी कि फाइनेंशियल सेक्टर कौन सा होता है? बैंक्स, स्टॉक एक्सचेंजेस एंड एक्सेट्रा। ये फाइनेंशियल सेक्टर हैं जो कि डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं एंड लोन्स प्रोवाइड करते हैं। बैंक्स तो ये करते हैं एंड स्टॉक एक्सचेंजेस क्या काम करते हैं? स्टॉक एक्सचेंजेस वो काम करते हैं जिससे हम ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन हम इन्वेस्टिंग कर सकते हैं और उस इन्वेस्टिंग को करके हम इनकम अर्न कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में मेनली जो रिफॉर्म्स आए वो बैंकिंग सेक्टर एंड स्टॉक एक्सचेंजेस में आए। स्टॉक एक्सचेंज में कैसे आए? देखो, 1992 में सेबी इस्टेब्लिश हुआ। इस सेबी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में और क्या क्या थे? देखो, सबसे पहला पॉइंट है आरबीआई रेगुलेटर से क्या बन गया? फैसिलिटेटर बन गया। अब आरबीआई कंट्रोल नहीं कर रहा था सबको, लेकिन फ्रीडम दे रहा था जिससे इंटरेस्ट रेट्स डिसाइड हो सके। ठीक है बच्चों। सेकंड पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट बैंक्स। पहले क्या थे? जितने भी बैंक्स थे वो सारे गवर्नमेंट बैंक्स थे। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ? जैसे ही हमने लिबरलाइजेशन को अडॉप्ट किया, फ्रीडम हम लेकर आए, तो क्या हुआ? प्राइवेट बैंक्स इंट्रोड्यूस हुए। और जैसे ही प्राइवेट बैंक्स इंट्रोड्यूस हुए तो एफिशिएंसी बढ़ी, कंट्रोल सिस्टम बढ़ा, और कंट्रोल सिस्टम बढ़ा तो एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि जिसको हम अकाउंट्स की लैंग्वेज में बैड डेट्स कहते हैं, गवर्नमेंट के जब हाथ में बैंक्स था, जब गवर्नमेंट के हाथ में बैंकिंग सेक्टर था, तब डेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट फार्मर्स को, ठीक है ना, और भी बहुत सारे लोगों को लोन्स प्रोवाइड करती थी, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपने लोन को फुलफ़िल नहीं किया तो बैड डेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो जैसे ही प्राइवेट सेक्टर के हाथ में कंट्रोल आया तो क्या हुआ? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कम होने लग गए, बैड डेट्स कम होने लग गए और जो बैंकिंग सेक्टर है उसको एक बूस्ट मिला। ठीक है बच्चों, तो ये था फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। सेकंड है फिस्कल पॉलिसी रिफॉर्म यानी कि टैक्स रिफॉर्म। पहले इंडिया में बहुत सारे टैक्सेस थे, ठीक है ना, हर लेवल पे आपको टैक्स देना पड़ता था, मल्टी लेवल टैक्सेस थे। लेकिन अब इंडिया में वन नेशन और वन टैक्स का कॉन्सेप्ट है, जिसमें 2016 में जीएसटी एक्ट के द्वारा हमने यूनिफाइड टैक्स सिस्टम कर दिया। यूनिफाइड टैक्स सिस्टम हमने कर दिया, जिसमें क्या होगा? आपका जो टैक्स सिस्टम है वो यूनिफाइड हो गया। अब आपको मल्टी लेवल टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन आपको एक ही बार किसी गुड्स या सर्विसेज पे टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, फिस्कल पॉलिसी रिफॉर्म्स का मतलब क्या है? हमने टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई कर दिया, थोड़ा सा मॉडर्नाइज कर दिया। ठीक है, पहले कितने सारे सिस्टम्स को अपना के हमको टैक्स लेना पड़ता था, लेकिन अब हमने क्या किया? सिस्टम को सिंप्लीफाई कर दिया एंड मॉडर्नाइज कर दिया, जिससे क्या हुआ? जो एफिशिएंसी है, जिससे क्या हुआ? जो एफिशिएंसी है वो क्या हो गई? इम्प्रूव हो गई। ठीक है, हमने टैक्स रेट्स को कम किया, और टैक्स रेट को कम करने से क्या हुआ? प्राइजेस कम हुई, चीज़ों की प्राइजेस कम हुई, और प्राइजेस कम हुई तो क्या हुआ? डिमांड बढ़ गई, डिमांड इंक्रीज हो गई। ठीक है, और हमको टैक्स रेट्स को कम इसलिए करना पड़ा क्योंकि हाई टैक्स इवेजन था। टैक्स इवेजन का मतलब चोरी। बहुत से लोग, क्योंकि मल्टीपल
मल्टी लेवल टैक्स सिस्टम था, टैक्स रेट्स बहुत ज़्यादा थी, है ना, टैक्स रेट्स बहुत ज़्यादा थी, तो क्या हुआ, टैक्स रेट ज़्यादा थी तो इससे इफेक्ट क्या हुआ, टैक्स इवेशन बहुत ज़्यादा होने लग गया, टैक्स की चोरी बहुत ज़्यादा होने लग गई, इसलिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, टैक्सेस को कम करना पड़ा, रिड्यूस करना पड़ा। ठीक है, थर्ड है एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स। अब एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स किसके बारे में है, यह है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। इसमें क्या हुआ, हमने लाइसेंस को नो बोल दिया, अब ज़्यादा परमिशंस लेने की हमको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब फॉरेन की जो इंडस्ट्रीज़ है, फॉरेन की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो आराम से इंडिया में आकर सेटअप कर सकती है। ठीक है, आराम से इंडिया में आके अपने प्लांट को लगा सकती है। ठीक है बच्चों, फॉरेन इन्वेस्टमेंट FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, यानी कि अब बाहर के लोग हमारे स्टॉक एक्सचेंज में भी पैसा लगा सकते हैं, पहले क्या था, इनमें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, है ना, बहुत सारी चीज़ों को क्रॉस करने के बाद हम किसी प्लांट में या फिर किसी इंडस्ट्री में पैसा लगा सकते हैं या फिर किसी स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगा सकते थे। लेकिन अब क्या हुआ, एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स के द्वारा लाइसेंस को हमने बाय बाय कह दिया, लेकिन कुछ गुड्स के अलावा, है ना, सब गुड्स के लिए लाइसेंस को बाय बाय नहीं किया। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, जैसे जो हार्मफुल केमिकल्स हैं उनको अभी भी गवर्नमेंट ही रेगुलेट करती है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में अभी उनको नहीं दिया है। ठीक है, कोई कोटा नहीं, है ना, कोई क्वांटिटेटिव टैक्सेस नहीं, यानी कि क्या होता है, जैसे कि आप मानो बाहर से आप 10 शर्ट्स मंगाओगे तो जो इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी वो कम लगेगी, लेकिन जैसे ही आप 100 शर्ट्स मंगाना चालू कर दोगे तो क्योंकि आपकी क्वांटिटी ज़्यादा हो गई तो आपका जो टैक्स हो जाएगा ना, जो आपका ड्यूटी हो जाएगी, इंपोर्ट ड्यूटी हो जाएगी, वो भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो हमने कोटा को हटाया, टैरिफ्स को हटाया, यानी कि टैक्सेस को, जो अननेसेसरी टैक्सेस हैं उनको हमने हटाया। ठीक है, और हमने क्योंकि रूपी को क्या कर दिया, डीवैल्यू कर दिया, है ना। डीवैल्यू मैं अभी आपको बता देता हूँ, डीवैल्यूएशन का मतलब होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ रूपी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर करेंसी, यानी कि रुपीज़ की जो वैल्यू है उसको हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। पहले मानो कि 100 रुपीज़ में आप $2 खरीद सकते थे, लेकिन अब हमने क्या किया, रुपीज़ की वैल्यू कम कर दी। अब क्या हो रहा है, सिर्फ 100 रुपीज़ में आप सिर्फ $1 खरीद सकते हो। अब इसका फ़ायदा और नुकसान क्या हुआ, देखो इसका फ़ायदा और नुकसान क्या हुआ मैं आपको यहाँ बताता हूँ। अब क्या हुआ, देखो मानो कि ये USA है और ये इंडिया है, इस एग्जाम्पल को अच्छी तरीके से समझना। ठीक है, अब यहाँ पे 100 रुपीज़ है इक्वल्स टू 1 USD। ठीक है, अब क्या हुआ, पहले ये था कि 50 रुपीज़ 1 USD, है ना, $, लेकिन अब क्या हो गया, 100 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 1 USD। तो इसको क्या बोलते हैं, इस सिस्टम को बोलते हैं डीवैल्यूएशन। इसको क्या बोलते हैं, डीवैल्यूएशन ऑफ इंडियन करेंसी। अब देखो क्या हुआ, अब एक मानो एक USA का बंदा है, पहले वो $1 में 50 रुपये का सामान खरीद सकता था, लेकिन अब वही बंदा $1 में 100 रुपये का सामान खरीद सकता है। मानो ये एक्सपोर्टर है ना, मानो ये एक्सपोर्टर है जो एक्सपोर्ट करता है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करता है, मानो ये बंदा, ठीक है ना, ये बंदा। अब इसने क्या किया, इसको पता चला यार पहले तो $1 में, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि मुझे 5 शर्ट्स मिल सकती थी। मैं आराम से इंडिया से 5 शर्ट्स को मंगाता था और USA में आराम से बेच देता था। लेकिन अब क्या हुआ, क्योंकि हमने करेंसी को डीवैल्यू कर दिया, तो अब $1 में 5 शर्ट नहीं लेकिन 10 शर्ट्स आ सकती हैं। तो ये बंदा क्या सोचेगा, अच्छा इतना सस्ता माल मिल रहा है, कितना माल मिल रहा है, इतना सस्ता माल मिल रहा है, तो माल ज़्यादा मंगाओ। क्या होगा, माल ज़्यादा मंगवाओ, ये यही सोचेगा। तो ये अगर ज़्यादा माल मंगाएगा
तो इंडिया से बाहर जो माल जा रहा है, यानी जो एक्सपोर्ट है इंडिया के, एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। और अगर एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पहले क्या हो रहा था, नेगेटिव हो रहा था, इंपोर्ट ज़्यादा थे, एक्सपोर्ट्स कम थे। लेकिन अब क्या होगा, एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हो जाएंगे और इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे। अब देखो, एक बंदा है इंडिया वाला, पहले वो 50 रुपये में बाहर से सिर्फ एक शर्ट खरीद सकता था, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ। पहले आप 50 रुपये लेकर अगर यूएस मार्केट में जाओगे तो आप सिर्फ एक शर्ट खरीद पाओगे, पहले मान लो एग्जाम्पल के तौर पे। लेकिन अब वो ही शर्ट खरीदने के लिए आपको 100 रुपये खर्चने पड़ेंगे। पहले आप 50 रुपये खर्चते थे, लेकिन अब वही शर्ट खरीदने के लिए आपको 100 रुपीज़ का एक्सपेंस करना पड़ेगा। तो आपके लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा। आपके लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा। और अगर आपके लिए एक्सपेंसिव हो जाएगा तो आप बाहर से माल अंदर नहीं मंगाओगे। अगर बाहर से माल अंदर नहीं आएगा तो इंपोर्ट्स अपने आप कम हो जाएंगे, और बाहर वाले हमारे माल को ज़्यादा खरीद रहे हैं तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। देखो मैंने वही पॉइंट यहाँ लिखा है कि एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो जाएगा। एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो जाएगा तो बाहर से जो यूएस डॉलर है वो हमको मिलने लग जाएगा। यूएस डॉलर हमको मिलने लग जाएगा तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखो मैंने वही बात बोली, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट सही हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ एंड लास्ट रिफॉर्म है मॉनेटरी रिफॉर्म। इसमें हमने क्या किया, जो मैंने आपको कहानी सुनाई थी वही हमने किया। हमने करेंसी को डिवैल्यू कर दिया, और डिवैल्यू करने से क्या हुआ, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया। एक्सपोर्ट बढ़ने से क्या हुआ, फॉरेन करेंसी इंडिया में आने लग गई, और फॉरेन करेंसी इंडिया में आने लग गई तो क्या हुआ, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छा हो गया, बाहर की करेंसी हमारे अंदर आने लग गई। ठीक है ना, एक इंजेक्शन हुआ, बाहर का जो पैसा है वो इंडिया में आ रहा है। ठीक है, तो जैसे ही बाहर का पैसा इंडिया में आ रहा है तो इंडिया की ग्रोथ होगी ना। इसको इस एग्जांपल से समझो, जैसे मान लो आपके पापा हैं, आपके कमाते हैं, वो कहाँ से लाते हैं, वो बाहर से ही तो लेकर आते हैं। तो जैसे ही सैलरी घर में आती है तो क्या होता है, वहाँ पे काम होना चालू हो जाता है। तो क्या हो रहा है, बाहर से जो करेंसी है वो कहाँ पे आ रही है, घर के अंदर आ रही है, जिससे घर का डेवलपमेंट हो रहा है। तो सोचो फॉरेन करेंसी जब इंडिया में आएगी तो इंडिया का कितना डेवलपमेंट होगा। ठीक है बच्चों, सेकंड पॉइंट है, हो सकता है इस सेकंड पॉइंट को आपको समझने में अभी दिक्कत हो, क्योंकि हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स का फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर नहीं पढ़ा है। लेकिन अभी के लिए इसको याद कर लो कि मॉनेटरी रिफॉर्म्स में हमने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम पर हम स्विच कर गए थे। अब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है कि जो वैल्यू ऑफ रुपी है वो क्या होगी, फ्लक्चुएटिंग होगी। इसके तहत क्या होगा कि जो वैल्यू ऑफ रुपी होगी वो क्या होगी, फ्लक्चुएटिंग होगी। जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे चेंज वैल्यू ऑफ रुपीज़ पे आएगा, जैसे डिमांड कम होगी वैसा वैल्यू ऑफ रुपी चेंज होगा। तो अभी इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाते, सिर्फ इसको याद कर लो कि अंडर द मॉनेटरी रिफॉर्म इंडिया स्विच टू फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम इन विच द वैल्यू ऑफ रुपी कैन बी ऑल्टर्ड इफ द डिमांड इंक्रीजेस एंड इफ द डिमांड डिक्रीजेस। ठीक है बच्चों, तो आज हमने 4 रिफॉर्म्स पढ़े। सबसे पहले फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, जिसमें बैंक्स एंड स्टॉक एक्सचेंज के बारे में हमने पढ़ा। दूसरा है फिस्कल पॉलिसी रिफॉर्म, जिसमें हमने टैक्स रिफॉर्म्स के बारे में समझ लिया। ठीक है बच्चों, थर्ड है एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म, जिसमें हमने ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में यहाँ पे पढ़ लिया है। और फोर्थ है मॉनेटरी रिफॉर्म, जिसमें डिवैल्यूएशन एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के बारे में हमने पढ़ा। जो मैंने आपको यहाँ पे कहानी सुनाई, स्टोरी बताई, इस स्टोरी को अगर आप याद कर लोगे तो क्या होगा, आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में से 2-3 चैप्टर तो आप आराम से समझ जाओगे, क्योंकि जो फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर है वो सिर्फ इस स्टोरी पर टिका हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आप इस स्टोरी को याद रखना। अगर वीडियो समझ में आई है, हेल्पफुल लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताओ। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करो। मिलते हैं नई वीडियो में, मिलते हैं एक नए पार्ट के साथ जिसमें हम प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, कीप लर्निंग। थैंक यू बच्चों।